जय सीताराम दोस्तों। आज हम एलर्जी के विषय में चर्चा करने के लिए यह वीडियो बना रहे हैं। अधिकांशतः भाई-बहन हमारे, माताएँ, सभी लोग एलर्जी से परेशान हैं। एलर्जी आज के परिवेश और वातावरण के अनुसार होना स्वाभाविक है। हमारा दिनचर्या, हमारा खान-पान ये प्रकृति के विरुद्ध हो चुका है। ठंडी में गर्मी, गर्मी में ठंडी वाला खाना खाने की एक प्रतिस्पर्धा टाइप में चल चुकी है और लोग खा रहे हैं, आहार-विहार कर रहे हैं। ठीक उसी के फलस्वरूप हमारे शरीर में गर्मी और सर्दी का एक समन्वय जो जठर अग्नि बोली जाती है, उस जठर अग्नि पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और हमारी धातुएँ कहीं का कहीं, कहीं का कहीं जाने लगती हैं। और हमारा जब रस धातु जो है तो रक्त धातु पे समाहित होता है, तब एलर्जी का ज़्यादा प्रभाव होता है और तभी हमारे बदन में खुजलाहट होने लगती है और चकत्ते टाइप में पड़ने लगते हैं। उसको वैद्य लोग शीत पित्त के नाम से भी बोधित किया है। शीत पत पित्त में भी इसी तरह हो जाता है। बहुत से लोगों को कुछ चीज़ों से एलर्जी हो जाती है। जैसे हमारी एलोपैथी की कोई दवा से एलर्जी हो गया, कोई फ़ॉर्मूला से एलर्जी हो गया तो वह दवा फिर वो सिट्रजिन वग़ैरह खिलाते हैं। उससे चकत्ते टाइप में निकलते हैं, हमारे बॉडी में काफ़ी सुरसुराहट होती है। कहा जाए तो यहाँ अगर हम नाड़ी देखते हैं तो नाड़ी में पित्त जो है तो रक्त धातु में मिलना स्वाभाविक बता रहा है और जब रक्त और पित्त दोनों एक हो जाते हैं तो रक्त का ही मैल पित्त है। रक्त से ही मैल जो बनेगा रक्त का, हर धातुओं की अलग-अलग उपधातुआँ हैं धातुएँ हैं। जैसे रक्त से जो है तो कई सारी कोशिकाओं को पोषण मिलता है। सभी जगह हमारे आर्गन जो कैल्शियम और विटामिन्स हैं, उनको पहुँचाने में खून हमारी बड़ी सहायता करता है और सब जगह का पूरे शरीर का बहाव जो है तो पूरे शरीर में और जहाँ-जहाँ जो ऊतकें मृत हुई हैं, उनको यहाँ-वहाँ करना या फिर उनको व्यवस्थित करना, नई सेल्स लाना, इस प्रकार से हमारे रक्त में काम करने की शक्ति है और रक्त में जब पित्त मिलता है तो वो बहुत हीट हो जाता है जो हमारे बाह्य टेम्परेचर से मैच नहीं खाता, तब हमारे बदन में वो पित्त खुजली करता है। शीत पित्त के में अब इसका ये तो हो गया हमारा होने का कारण और मेन चीज़ समझने का। अब हमको इसके पित्त को शांत करना है। दोस्तों अगर हम इलाज की बात करें तो इसके हम पित्त को शमन करेंगे। जो पित्त बढ़ा हुआ है, जो यथावत अपने स्थान से हट चुका है, रक्त में जा मिला है, तो उसे यथावत जो है तो हमको उसको कंट्रोल करना है, उसके भीतर के तापमान को बहुत कंट्रोल करना है। तो इसके लिए हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने शीतभंजन रस बनाया है और मैं ये शीतभंजन रस का नुस्खा जो है तो हम ये आयुर्वेद सार संग्रह से में पढ़े हैं और भाव प्रकाश में भी पढ़े हैं, चरक संहिता में भी पढ़े हैं और इस प्रकार कई पुस्तकों में पढ़े हैं। शीतभंजन रस अब हम शीतभंजन रस के बारे में थोड़ी-सी जानकारी दे रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों और शायद आप समझ पाएँ और उस औषधि का भरपूर उपयोग कर पाएँ। हमारे गुरुजनों अनुसार और उसका हम पहले बनाने का तरीका बताते हैं। शुद्ध पारद 3 भाग ले लेना है, ये सार संग्रह का है। आप कोई भी किताब हो अगर आपके पास या नेट के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। शीतभंजन रस डालेंगे तो उसमें सब सामग्री वगैरह आ जाती हैं। इसमें शुद्ध पारा 3 भाग लेना है और शुद्ध गंधक 3 भाग लेना है, कशीस भस्म 3 भाग लेना है, ताम्र भस्म 3 भाग लेना है। सबको खरल में एकात्र करके भृंगराज के स्वरस से और सर्पमुखा स्वरस या क्वाथ से 7-7 भावनाएँ देनी हैं।
अब और इसको सन्मुख करके मतलब पका देना है। और इसका जो है तो फिर मतलब इस तरह करके मतलब इनकी सरपुंखा की और भंगराज की साथ-साथ भावनाएँ देना है। और एक सूख जाए तो फिर दूसरी में डाल के और फिर सुखाना है, फिर तीसरी डाल के इस तरह करके साथ-साथ 14 भावनाएँ देने के बाद अब इसकी टिकिया बना लेना है। उस टिकिया को गजपुट करके हल्की आँच से पुट दे देवें। इस तरह हमारा शीत भंजन रस जो है और भृंगराज स्वरस को भावना देने के बाद टिकिया बना ले सन्मुख करके। इतना देने के बाद आपकी जो है तो शीतल होने पर खराल में पीस लें। इसको हम शीत भंजन रस ये लिखा हुआ है। और शीत भंजन रस काम कैसे करता है, इसमें शुद्ध पारा बना है पड़ा हुआ है और शुद्ध गंधक पड़ा हुआ है। इनकी जब हम कजली बनाते हैं तो दोस्तों कजली बहुत प्रवाही हो जाती है, बहुत तेज़ काम करने वाली होती है। इस मतलब कहा जाए तो इंजेक्शन जैसे काम करने वाली यह मतलब रसायन बन जाता है, जिसमें भी पारा और गंधक की कजली डाली जाती है। फिर कशीस भस्म है, ये यकृत प्लीहा को बराबर हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना या शुद्ध करना इसका काम होता है। ताम्र भस्म में मिली है, यह हमारे बढ़े हुए धातु को कम और मतलब पित्ताशय में जाके और पित्त की जो मतलब गर्मी है उसको शांत करने में अगर बढ़ी होगी तो शांत कर देगा और घटी होगी तो बढ़ा देगा, ये ताम्र भस्म का काम है। इस प्रकार जो है तो भृंगराज का रस यह लीवर के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ जब लीवर की समस्या जब कभी होती है तब रक्त में विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। काहे कि रक्त मतलब कहा जाए तो लीवर से ही जो है रक्त की उत्पत्ति होती है। रस धातु लीवर में जाती है और लीवर से फिर जो है तो उसका एक भाग रक्त बन जाता है, एक भाग उसी से उसकी गर्मी अलग करने के बाद पित्त बन जाता है। तो ये जो मिल रहा है उसको बराबर मतलब जो बढ़ रहा है उसको बराबर करने में बहुत सहायक होगा। इस प्रकार से इस भृंगराज और ये लीवर के लिए हो गया। और सरपुंखा ये भी ब्लड की शुद्धि करता है, विशेष मतलब चर्म रोगों में बहुत काम आने वाला सरपुंखा है। और वात और कफ की विशेष दवा है, जहाँ वात और कफ का इन्वॉल्व हो जाता है, जब नाड़ी हम देखते हैं तो यहाँ देखते हैं कि वात और कफ है। तो वात और कफ का जहाँ इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ हमारा ये जो है तो ये सरपुंखा बड़ा काम आता है। सरपुंखा का जो है तो हम ऐसे भी दे सकते हैं, सरपुंखा के कई सिरप आते हैं और काढ़ा भी आता है मेरे ख़्याल से, कई दवाइयों में भी पड़ता है। जो हमारे मतलब स्किन वाली समस्या हो चाहे लगाने वाली हो चाहे खाने वाली, तो यहाँ सरपुंखा का विशेष योग हर कहीं-कहीं दवाइयों में देखने को मिला है। इसी प्रकार इसका आज हम अब बता रहे हैं इसका सेवन मतलब कितना करना है, कैसे करना है, वह भी आयुर्वेद सार संग्रह में लिखा हुआ है। हमारे वैद्य गुरु लोग भी हमारे जो है तो इसकी अनुमति देते हैं और बताते हैं कि इतने से ज़्यादा नहीं देना है या इतना देना है, इस प्रकार के रोगी को ऐसे देना है, इसका बलाबल जानना है, नाड़ी देखना है और इसका बलाबल जानना है, इसकी जठराग्नि जानना है, उसके बाद हम कोई भी रसायन का निर्धारण करेंगे कि कितना देना है। और हम रसायन की जठराग्नि भी देखेंगे कि इसके उसके जठराग्नि से मैच खा रहा है कि नहीं। और इस प्रकार से देखते हुए इससे हम 1 से 2 रत्ती प्रातः और सायं दे सकते हैं। हमारे वैद्य गुरु लोग तो गुड़ के साथ खिलाने का प्रावधान हुआ है और मैं कई उदाहरण देख चुका हूँ कि जैसे हम 2 रत्ती अगर छोटा है तो 1 रत्ती और बड़ा है तो 2 रत्ती शीत पित्त भंजन रस को 2 रत्ती की मात्रा में थोड़ी-सी गुड़ के साथ मिला के अगर हम रोगी को देते हैं तो उसको तुरंत शीत पित्त से आराम लग जाता है और कुछ दिनों के देने मात्र से ही शीत पित्त जड़ से ख़त्म हो जाता है। करीब हफ़्ता 10 दिन 15 दिन हम लोग देते हैं, इसमें ये शीत पित्त ख़त्म हो जाता है, फिर दोबारा नहीं होता है। इसमें लिखा हुआ है कि 1 से 2 रत्ती प्रातः
और सायं घृत और मिश्री के साथ दे मिलाकर देवें, अथवा नहीं है तो मधु के साथ दे दें। बिल्कुल सही है, नहीं है तो त्रिफला क्वाथ के साथ दे दें। त्रिफला क्वाथ और ज़्यादा, जैसे पेट की गड़बड़ी है, वायु का भरना है, इस तरह की समस्याएँ अगर उसको है, आम संचित है, तो त्रिफला क्वाथ आप दे दीजिए। वहाँ आम का पाचन हो जाएगा और आम में बढ़ी गर्मी, पित्त की बढ़ी गर्मी पच जाएगी और आपका पित्त सही हो जाएगा। और इस प्रकार से इसके अगर हम गुण और रोगों के बारे में जानते हैं, तो यह जैसे शीत पित्त हो गया, पित्ती निकलना जिसको बोलते हैं, उदद हो गया, दाफड़ हो गया, वही उदित को बोलते हैं, कोठ कोठ चकत्ते पड़ जाना, पूरे शरीर में पत्ते कहीं-कहीं पड़ जाना, इस तरह करके आदि विकारों में उत्तम लाभ करता है। यह पित्त का रेचन कर शोधन करके शमन करने की अद्भुत प्रभावशाली दवा है। इसका प्रयोग करें दोस्तों और बड़ा अच्छा मरीज में लाभ लें। यह कौन-कौन से रोगों में काम आता है, ये भी जान लीजिए। सहित आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ अपने ज्ञान का प्रसार कर रहा हूँ। अगर जो लोग नए हों दोस्तों, तो वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, इनका उपयोग हमको पांडु में करना है, पांडु मतलब खून की कमी हो जाए, कामला में करना है, कामला मतलब पीलिया हो गया, हलीमक में करना है, उदर रोग में करना है, यकृत प्लीहा में करना है, शोथ में करना है, जहाँ सूजन हो वहाँ करना है, और अजीर्ण हो जिनको मतलब खाना नहीं पच रहा है, बदहज़मी है, और इस प्रकार में कफ़ज में देना है, जहाँ कफ़ ज़्यादा हो वहाँ देना है, और जहाँ सूजन हो और जहाँ पथरी हो वहाँ हम बिल्कुल दे सकते हैं, और इसका जो है तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो लंबा होने के कारण मैं विराम देता हूँ। अगर पसंद आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़े और मतलब इस रस का प्रयोग भी बताते रहें मेरे को। धन्यवाद दोस्तों। जय सीताराम, जय आयुर्वेद।